हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। सो डियर SOL BA ऑनर्स पॉल साइंस CBCS फोर्थ सेमेस्टर, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके थर्ड कोर सब्जेक्ट दैट इज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को। जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन के दौरान इस सब्जेक्ट में से पूछे गए हैं, मार्किंग स्कीम क्या रही है, किस क्वेश्चन का आंसर आप किस पैटर्न में लिख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे कुछ आंसर राइटिंग हिंट्स की। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिए एंड समझिए असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी स्क्रीन पर है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर CBCS कोर पेपर थर्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कहें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 पूछे गए हैं, जिनमें से अटैम्प्ट आपको अन्य 2 क्वेश्चंस करने हैं जो आपके बेस्ट तरीके से आते हों। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो टोटल मार्क्स का जो पेपर है वो है 100। एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो है 50 मार्क और आपको करने हैं 2 क्वेश्चंस, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। इस प्रकार का इसका पैटर्न है इस क्वेश्चन पेपर का। कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस मेंशन हैं जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने हैं अपने ABE के दौरान। राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन ईच पेज ऑफ योर आंसर शीट। स्टूडेंट्स, आपको अपनी असाइनमेंट राइटिंग एवोल्यूशन के दौरान जो आपके आंसर शीट्स हैं उनके हर एक पेज पर आपको नेम एंड रोल नंबर आपको मेंशन ज़रूर करना है, ठीक है। ये इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो आपको फॉलो करना है। देन आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, आपको माइंड में क्लैरिटी के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। और देखिए, बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो इस सब्जेक्ट के अंदर पूछे गए हैं। कोई घुमावदार क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। एक बार अगेन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं, हाईलाइटिंग वर्ड्स हैं, वो हैं ग्लोबलाइजेशन एंड सेकंड है डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए, ब्रीफली आपको इसमें समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसकी डिफरेंट डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी में कहें तो वैश्वीकरण को परिभाषित करें, वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। देखिए, वैश्वीकरण जो है वो क्या है, उसको क्या उसके मायने हैं, ये आपको इसमें परिभाषित करना है। देन वैश्वीकरण के जो विभिन्न आयाम हैं, ठीक है, जो उसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू, उनके फीचर्स के थ्रू इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, उनकी व्याख्या करनी है। सो ये है क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लैरिटी हो गई होगी कि आखिरकार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सो आइए बात करते हैं किस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर कह सकते हैं क्या इसका आंसर पैटर्न हो सकता है। देखिए, आज इन सभी क्वेश्चंस की बेसिकली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चंस की जो गूगल पर जो लिंक मुझे मिले हैं, जो बेस्ट तरीके से आप उनको मेंशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के दौरान, उनको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिंपली उनको चेक कीजिए। अगर आपको बेटर लगते हैं कि आप उनको मेंशन कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है। अपने आंसर राइटिंग में उनको ऐड कर सकते हैं तो कीजिए। हाँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिए, ज़रूर चेक करें इस वीडियो का, ठीक है, जहाँ पर मैंने इन क्वेश्चंस वाइज हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश बहुत मीडियम्स मैंने कुछ लिंक प्रोवाइड्स जो हैं वो आपको कराए हैं। सो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग पैटर्न की। सो देखिए, बेसिकली मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर ये बताया है कि आंसर राइटिंग का एक पैटर्न होता है जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन होता है, देन उसका बॉडी पार्ट होता है, देन उसका कंक्लूजिंग एंड डिस्कशन पार्ट होता है। इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है, ठीक है, उसके आंसर राइटिंग का। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं। सो देखिए, आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं थोड़ा बहुत ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताएं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसको बताएं, ठीक है, कैसे इवॉल्व हुआ है, थोड़ा बहुत इसका जिक्र करें इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर। देन उसकी जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, जो उसके डायमेंशन से हल्का बहुत उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर आप बता सकते हैं। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट बट its most common meaning its worldwide interconnectedness and interdependence of people, places,
आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़ एंड एक्सचेंजेस। देखिए ये बेसिकली मैंने आपको जो हमारे यूट्यूब चैनल है पढ़ाई विद गुरु चैनल, जहाँ पर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है ग्लोबल पॉलिटिक्स के नाम से। वहाँ पर मैंने इन डायमेंशंस को अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, एंड जो भी आपके बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो सब चीज़ हमने अच्छी तरह आपको समझाने का प्रयास किया है। उन स्लाइड्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है। सो देखिए, देन ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो डिनोट्स एन आइडियोलॉजी ग्लोबलिज्म which considers increased interconnectedness and flow of people, places, ideas, information, objects, activities, and etc. It conveys multiple socio-economic phenomena at global level. It is viewed with multiple and sometimes contradictory perspective. Globalization has manifested in multiple ways and in multiple domains. Multiple dimensions of globalization denote linkage of globalization to multiple socio-economic domains of human life. Globalization is caused by processes and activities in these domains, as well as these domains are themselves getting affected by globalization. Categorization of globalization into economic, cultural, political, technological, etc. help in studying, analyzing and researching the phenomena of globalization in more in-depth with systematic manner. So इस तरह आप इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी लिख सकते हैं। देन आप इसमें एक्सप्लेन कीजिए कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस को जो कि ग्लोबलाइजेशन की दी हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू अ मल्टी डायमेंशनल सेट ऑफ सोशल प्रोसेसेस दैट क्रिएट, multiply, stretch, and intensify worldwide social interdependence and exchanges, while at the same time promoting in people a growing awareness of depending connections between the local and the distant. Globalization is a transplanetary process or set of processes involving increasing liquidity and the growing multi-directional flows of people, objects, places and information, as well the structures they encounter that are barriers to or expedite those flows. सो इस प्रकार के आपको काफ़ी डेफिनेशंस जो हैं अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके अंदर जो फेमस डेफिनेशंस हैं, जो पॉपुलर डेफिनेशंस हैं, आप उनको इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिए, जो कि डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा दी गई हैं। देन आप इसमें ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स को ऐड कीजिए, ठीक है, जो इसके डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे इट कंप्रेसेस द टाइम एंड स्पेस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस। ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट ड्रेसिंग रोल एंड स्टेटस ऑफ टेरिटोरियल नेशन स्टेट्स, डिनोट पोस्ट मॉडर्न ग्लोबल एज बिगिनिंग आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड सो ऑन। डिफरेंट जो इसके फीचर्स हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उनके इसके अंदर शामिल कीजिए, ऐड कीजिए, जिससे आंसर जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगा और आपके जो मार्किंग स्कीम है, ठीक है, जो आपके स्कोर हैं वो भी आप अच्छे गेन कर पाएंगे। सो इस प्रकार आप सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है इसको अच्छे तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देन बात कीजिए इसके डायमेंशंस की, जैसे कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिफ़ाइन कीजिए इसमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के क्या मायने हैं, क्या उसका मीनिंग है, उसकी क्या नेचर है, उसको डिफ़ाइन कीजिए। देन उसके क्या फ़ीचर्स हैं, ठीक है, उसको डिफ़ाइन कीजिए आप। देन जो इसके क्रिटिक्स हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के, आप उनको भी इसके अंदर ऐड कीजिए। देन पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को भी इस प्रकार एक्सप्लेन कीजिए, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या मीनिंग है, उसके क्या डेफिनेशन है, ठीक है। देन कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या मीनिंग है, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं। देन टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए, उसके क्या मायने हैं, ठीक है, ये भी आप इसके अंदर एक्सप्लेन करें। और जो उनके क्रिटिक्स हैं उनको भी आप इसके अंदर एक्सप्लेन करें। देखिए ये सभी एक्सप्लेनेशन जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला की यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर ग्लोबल पॉलिटिक्स में जाइएगा और वहाँ पर आपको हर एक जो डायमेंशन है उसके क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेंगे, उसका जो डेफिनेशन है, उसके जो डिफरेंट अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं वो आपको नजर आएंगे, जिनको आप ऐड कर सकते हैं अपने इस आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी प्लेलिस्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी ज़रूर ध्यान से चेक कर लें एक बार, अगर आपको कुछ मिलता है तो आप उसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिए।
देन एट लास्ट, इस प्रकार इस आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो गया, इसका बॉडी पार्ट और स्ट्रक्चर पार्ट कंप्लीट हो गया। देन बात करते हैं एट लास्ट इसके कंक्लूजन और डिस्कशन पार्ट की, जहाँ पर आप अपने व्यू पॉइंट रखते हैं, जो भी आप क्रिटिक देते हैं वो आप रखते हैं वहाँ पर। तो देखिए इसके कंक्लूजन पार्ट में आप लिख सकते हैं कि वी कैन बेटर स्टडी एंड एनालिसिस ग्लोबलाइजेशन बाय कैटेगराइजिंग इट into different socio-economic domains. This gives rise to different dimensions of globalization. Economic, political, cultural, and technological are the different dimensions, forms, or aspects of globalization. Political globalization denotes dilutions in sovereignty, territoriality, and role of states, multi-actor international governing structure that is UN, EU, IMF, WB, WTO, global justice, universal human rights, etc. Cultural globalization manifest in cultural homogenization. इस प्रकार आप इनको ऐड कर सकते हैं अपने कंक्लूजिंग पार्ट के अंदर. Then different dimensions of globalization indicate how far and wide globalization has extended in influence on human life. So इस प्रकार आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशंस का. ठीक है, आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी अच्छी तरह चेक कर लें. वहाँ पर मैंने कुछ लिंक्स प्रोवाइड कराए हैं, हो सकता है आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो. और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी मैंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और इस क्वेश्चन का वहाँ पर आपको आंसर जरूर देखने को मिल जाएगा. देन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड IMF. अब देखिए बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है. डिस्टिंग्विश करना है आपको वर्ल्ड बैंक के बीच और IMF के बीच. ठीक है, विश्व बैंक और IMF के बीच अंतर कीजिए. विश्व बैंक क्या है एंड IMF क्या है, एंड दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, आपको इस प्रकार इसके अंदर एक्सप्लेन करना होगा. सो इसके अंदर भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कीजिए इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ, जहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक along with WTO are main anchors of global political economy. They represent the primary institutional mechanism of global economic governance. We should note that there is no world government, but globalization demands global governance, especially global economic governance. IMF and World Bank are fulfilling the role of main actors in global economic governance without any world government. But it is not that IMF and World Bank are not backed or supported by coercive power of the state. Global economic governance by IMF and World Bank denotes structural power of USA as world's sole superpower. So इस प्रकार आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं. इसका भी जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आपको इसका स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, देन आप इसमें स्ट्रक्चर एंड बॉडी पार्ट में डिफाइन कीजिए कि सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF क्या है, उसका क्या गवर्निंग स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने अच्छी तरह अपनी यूट्यूब चैनल वीडियो पढ़ाई विद गुरुशिला पर जो अपलोडेड हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर, आप वहाँ से भी इसको चेक कीजिए. सेपरेट वीडियो में सेपरेट तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास करा है कि IMF क्या है, देन वर्ल्ड बैंक क्या है, देन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं. 3 सेपरेट वीडियोस में हमने इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखें. उन वीडियोज़ में जो स्लाइड्स हैं उनको आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं. देन उसके IMF के क्या रोल हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं, ठीक है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, इसको आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कीजिए. देन वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है, क्या उसके मायने हैं, देन उसका गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा है, इसका चेंजिंग रोल क्या है, ठीक है, उसके जो फंक्शंस चेंज हुए हैं वो क्या हैं, ठीक है, ये आप इसके अंदर एक्सप्लेन कीजिए. देन क्रिटिक्स क्या है IMF और वर्ल्ड बैंक के, आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. देन अब बात करते हैं इसके डिफरेंसेस की. तो देखिए डिफरेंसेस की हमने वीडियो बनाई है, आपको गूगल पर भी अगर आप सर्च करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन IMF एंड वर्ल्ड बैंक, तो आपको काफ़ी ब्लॉग्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी वेबसाइट्स पर अपलोडेड है इसका जो आंसर है, तो वहाँ से आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है, बेसिकली आपको 8 to 12 डिफरेंसेस तो आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने हैं. और देखिए जो पॉइंट आप एक्सप्लेन करें वो ज़्यादा छोटे ना हों ना ज़्यादा बड़े हों. ठीक है, मीडियम आपको पॉइंट्स रखने हैं डिफरेंसेस देते टाइम. ओके,
देन एट लास्ट इसका कंक्लूजिंग पार्ट में आप लिख सकते हैं कि बोथ IMF एंड वर्ल्ड बैंक केम आउट ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ USA टू प्रोवाइड अ robust governing mechanism for economic development in the post-World War II world. Despite such a scathing criticism, both the organizations have done many good things too. IMF helping bring economic and financial stability through its monetary control. World Bank is also doing some good job through its globally funded project in areas of energy, climate change, population control, education, healthcare, etc. सो इस प्रकार आप इसका जो कंक्लूजिंग और डिस्कशन पार्ट है उसके अंदर इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. सो इस प्रकार आप इसका पैटर्न जो है वो तैयार कर रख सकते हैं. इस पैटर्न के अंदर आप इसका आंसर जो है वो लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा. आपके जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है. देन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि है एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ प्रोलिफेरियन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. देखिए हाईलाइटिंग वर्ड है इसमें, इवोल्यूशन ऑफ प्रोलिफेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड प्रोलिफेरिएशन. ठीक है. परमाणु हथियारों के प्रसार के विकास की व्याख्या कीजिए. जो परमाणु हथियारों हैं उनके जो प्रसार हैं और उसके जो विकास की आपको व्याख्या करनी है इस प्रश्न के अंदर. सो देखिए इसकी स्टार्टिंग आप कीजिए इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ, जहाँ पर आप मेंशन करें कि आउट ऑफ ऑल ग्लोबल इश्यूज थ्रेटनिंग ह्यूमैनिटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इज़ द ओनली वन क्रिएटेड सोलली बाय नेशन स्टेट. इट स्टार्टेड विद USA developing and dropping nuclear bombs on 2 cities of Japan in August 1945. The world was awestruck by the devastating capabilities of nuclear arms. The unfortunate event contributed in establishing USA as global superpower. The world has woken up to the challenge of limiting the proliferation of nuclear weapons. But despite any array of treaties and agreements, success in limiting nuclear proliferation हैज़ बीन लिमिटेड. सो इस प्रकार इसके आप इंट्रोडक्टरी पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, जो बेसिकली आपको अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पर ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा. और इन डेज का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप उसको सिंपली क्लिक कर उसको भी चेक कर सकते हैं. ठीक है. देन इसमें आप सबसे पहले बात कीजिए कि ये जो मीनिंग क्या है, क्या इसके डायमेंशंस हैं, क्या फीचर्स हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के. ठीक है. जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसके क्या मायने हैं, उसके क्या मतलब हैं, उसके क्या डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, क्या उसके मीनिंग हैं, क्या उसकी डायमेंशंस हैं, क्या उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बेसिक फीचर्स हैं. सबसे पहले आप इसको एक्सप्लेन कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर. देन जो डायमेंशंस हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की, जैसे कि टेक्निकल डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, उनको आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कीजिए, ब्रीफली आपको इनको डिफ़ाइन कीजिए. देन जो फीचर्स हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के उनको आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कीजिए, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अच्छी तरह समझाने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. जैसे कि मल्टीपल ट्रैक्स है, गेम थ्योरी डायलेमा है एंड सो ऑन, जो आपको गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे. Then brief on important treaties agreement towards nuclear non-proliferation. जो नॉन प्रोलिफरेशन है उसकी जो ट्रीटीज़ हुई हैं, जो अभी एग्रीमेंट्स हैं, उनको आप एक्सप्लेन कीजिए. साथ ही इसका ये कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आप उसको इसके अंदर एक्सप्लेन कीजिए. सो इस प्रकार आप इसके अंदर ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करें. ठीक है. जो एक ब्रीफ हिस्ट्री है इसकी, ब्रीफ एवोल्यूशन है इसका. ठीक है. इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एंड जो प्रेजेंट टाइम में है वो आप, और जो इन फ्यूचर भी जो भी होगा वो आप इसके अंदर एक्सप्लेन कीजिए. इसके क्रिटिसिज्म आप इसके अंदर एक्सप्लेन कीजिए. देन एट लास्ट डिस्कशन एंड कंक्लूजन के साथ इस क्वेश्चन की आप एंडिंग कर सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर आर्म्स आर कंसिडर्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन दो दे हैव बीन यूज्ड ओनली once in 1945 by USA, but since then trillions of US dollars have been spent by different nations to build nuclear arsenal. Many have the view that nuclearized world cannot afford to have global war like World War II. It is because in nuclear war no one would be the winner. The global community led by the UN and the nation state have taken several measures to stop the nuclear proliferation.
डिस्पाइट सच एरे ऑफ मेजर्स फॉर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट सक्सेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन लिमिटेड। सो इस प्रकार आप इसके कंक्लूजिंग और डिस्कशन पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर से देखें, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया है। अगर आपको लगता है कि आप उन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं तो ज़रूर उनको ऐड कीजिए। विकीपीडिया पर काफ़ी इनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वहाँ से भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। सो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग जो है वो लिख कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नॉन स्टेट एक्टर्स एंड स्टेट टेररिज्म। आपको इसके अंदर हाईलाइटिंग टर्म दिख गई होगी, नॉन स्टेट एक्टर्स है एंड सेकंड है स्टेट टेररिज्म। गैर राज्य अभिनेताओं और राज्य आतंकवाद की व्याख्या करनी है आपको इस प्रश्न के अंदर। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताना है कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं, स्टेट टेररिज्म क्या है, इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है। देन उसके स्ट्रक्चर एंड बॉडी पार्ट में आप एक्सप्लेन कीजिए कि नॉन स्टेट एक्टर्स के क्या मायने हैं, क्या उसके मीनिंग है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, कैसे ये डेवलप हुए हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। इसको आप ऐड कीजिए इन सभी पॉइंट्स को। देन अदर हैंड स्टेट टेररिज्म आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कीजिए, कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, क्या इसका कारण रहा है इवॉल्व होने का, ठीक है, उसके फीचर्स हैं, ठीक है, किस प्रकार ये अफेक्ट करता है सिटीजन्स को एंड स्टेट को, ये आप इसके अंदर ऐड ऑन कीजिए इन पॉइंट्स को, इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कीजिए। देन नॉन स्टेट एक्टर्स एंड स्टेट टेररिज्म में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों को आप इस क्वेश्चन को आप इसके अंदर एक्सप्लेन कीजिए। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनको दर्शाने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर। इनके जो मेन पॉइंट्स हैं आप उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर। देन एट लास्ट इनके कंक्लूजन पार्ट को आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कीजिए, बताइए कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं, स्टेट टेररिज्म क्या है, ठीक है। आपको एकदम जो भी आपने लिखा है उसका करेक्ट होता है, जो कंक्लूजिंग पार्ट होता है हर एक क्वेश्चन का, हर एक आंसर का, ठीक है। तो आप जो भी आपने लिखा है अब तक, आप उसमें से कुछ पॉइंट्स को कंक्लूजिंग पार्ट में ऐड कर सकते हैं, कुछ अपने व्यू पॉइंट्स रख सकते हैं, जो भी आपको क्रिटिसिज्म देना चाहें उस क्रिटिसिज्म को आप दे सकते हैं कंक्लूजिंग पार्ट में। सो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। सो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इन चारों क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग पैटर्न आप इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव हैं, ठीक है, काफ़ी बेस्ट आंसर्स प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए। सो देखिए 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 650 to 850 वर्ड लिमिट तो रखनी ही होगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, 850 से आप 1000 भी कर सकते हैं, ठीक है, 1200 भी कर सकते हैं, पर ये आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड देखिए काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि कितने पेजेस फिल करें 50 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। सो देखिए पेजेस की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना आपका बेटर कंटेंट होगा, बेस्ट कंटेंट होगा, उतने ही आपको अच्छे स्कोर मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो आप पेजेस की चिंता ना करें। अगर आप 6 पेजेस में लिखना चाहते हैं, 8 पेजेस में लिखना चाहते हैं, 10 पेजेस में लिखना चाहते हैं, 12 चौथे पेजेस में लिखना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। पर आप ये बात रखें कि जो क्वेश्चन में पूछा है आप केवल उसी से रिलेटेड उसके अंदर लिखें, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चीला की यूट्यूब प्लेलिस्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स को अच्छे तरह देख लें, चेक कर लें उन वीडियोज़ को। देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप ज़रूर से चेक कर लें, जहाँ पर मैंने कुछ लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए हैं। उन कुछ लिंक्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल, या फिर आप कह सकते हैं आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।